खल्दून्स थ्योरी ऑफ स्टेट। कल हमने कवर की थी कंसेप्ट ऑफ इस्लामिक स्टेट और उसके अंदर हमने थोड़े से डिफरेंसेस कवर किए थे कि इस्लामिक स्टेट में सेपरेशन ऑफ पावर नहीं है बिटवीन रिलीजन एंड पॉलिटिक्स, बिटवीन मॉस्क एंड स्टेट, और आप कह लें बिटवीन चर्च एंड स्टेट। बट वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट में आपको सेकुलरिज्म के नाम पे एक क्लियर डेफिनेशन मिलती है। कल एक बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन थी जो मैं मेंशन करना भूल गई थी, आई बेग योर पार्डन फॉर दैट। वो ये है कोड, रेंडर अनटू सीजर व्हाट इज सीजर्स एंड अनटू क्राइस्ट व्हाट इज क्राइस्ट। रेंडर अनटू सीजर्स व्हाट इज सीजर्स एंड अनटू क्राइस्ट व्हाट इज क्राइस्ट अनकोड। बेसिकली ये कह रही है कि जो एलिजेंस है वो स्टेट के नाम पे जो आपकी पॉलिटिकल एफिलिएशन है वो सीज़र के साथ होनी चाहिए। सीज़र रोमन एम्पायर का जनरल था, डिक्टेटर था, उसको कुछ भी कह लें। और क्राइस्ट मतलब है उनका कि रिलीजन के नाम पे जो आपकी एफिलिएशन है, एलिजेंस जो है वो क्राइस्ट के साथ होनी चाहिए। मतलब उन्होंने क्लियरली ये वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट में डिफाइन कर दिया है कि दो तरह की आपकी एफिलिएशन होंगी, रिलीजियस एंड पॉलिटिकल। रिलीजियस जो होगी वो क्राइस्ट के साथ होगी, ये वेस्ट की मैं बात कर रही हूँ, और जो पॉलिटिकल होगी वो आपकी सीजर के साथ होगी। इस्लामिक कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेट में मैंने कल भी कहा था कि इस तरह की कोई डिस्टिंक्शन नहीं है। आपकी जो एलिजेंस है वो स्टेट के हेड के साथ होगी। स्टेट का हेड जो है उसे आप खलीफा कहेंगे, उसे आप इमाम कहेंगे, उसे आप खलीफा कह लें, इमाम कह लें, और भी डिफरेंट नाम हैं कुछ लोगों ने दिए हैं। लेकिन वो हेड ऑफ़ द स्टेट होगा, वो डिफेंडर ऑफ फेथ होगा, वो आपका पॉलिटिकल हेड भी होगा, रिलीजियस हेड भी होगा, शरिया का नाफिज करने वाला वो होगा। एक्चुअली कल के 2-3 लेक्चर्स में आई वाज यूजिंग मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन विच वाज इंग्लिश, सो कुछ लोगों को प्रॉब्लम हो रही थी, बट मैं इसलिए वो कर रही थी क्योंकि आपका जो पेपर होगा वो डेफिनेटली इंग्लिश में होगा, बट कुछ लोगों को प्रॉब्लम हो रही थी। सो ऑफ कोर्स योर फिजिबिलिटीज़ आर अटमोस्ट इम्पॉर्टेंस फॉर अस, दैट्स वाई अब मैं ड्यूअल मीडियम पे स्विच कर गई हूँ। मैं टॉपिक्स के साथ आपको एक्सप्लेनेशन जो है वो उर्दू में दूँगी ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। एंड आई एम सॉरी, कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स की वजह से मैं टाइम पे लेक्चर स्टार्ट नहीं कर सकी और ना स्लाइड्स प्रिपेयर कर सकी हूँ। वो इशू रिजॉल्व हो गया तो इंशाल्लाह कल प्रिपेयर हो जाएंगी। ओके, सो नाउ कमिंग बैक टू आवर टॉपिक, जो इस्लामिक कंसेप्ट ऑफ स्टेट है उसमें 3-4 थिंग्स हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें पहला आएगा सॉवरेनिटी ऑफ अल्लाह। इस्लामिक कंसेप्ट ऑफ स्टेट में कोई भी खलीफा, ये कोई भी हेड, कोई भी रूलर, कोई भी इमाम ये दावा नहीं कर सकता कि वो सॉवरन है, क्योंकि इस्लाम हर तरह की इस्लामिक स्टेट में सॉवरेनिटी का जो हक है वो सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह पाक के पास है। ही इज़ द सुप्रीम रूलर, सुप्रीम सॉवरन। उसकी भी कल मैंने डिफ़ाइन कर दिया था। दैन आ जाती है खिलाफत। खिलाफत का जो सिस्टम है वो 1632 से शुरू हुआ, 632 से शुरू हुआ, 632 AD आई मीन, और उसके बाद 32 हिजरी थी आई गेस वो, और 1922 में ये ख़त्म हुआ। इसको अबालिश किया गया था बाय मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क। और इस पूरे टाइम पीरियड में जितना भी अरसा बनता है इसमें किसी न किसी शेप में वो खिलाफत का निज़ाम एग्जिस्ट करता था। चाहे वो आप खुलफाए राशिदीन की 4 जो वो उनके दौर हुकूमत था, दौर निज़ाम हुकूमत था, उनको ले लें। उसके बाद उमैय्यद्स को ले लें, उमैया बनु उमैया जिसको उर्दू में कहते हैं, या आप अब्बासिद्स को ले लें, बनु अब्बासिया जिसको कहते हैं। और फिर उनके बाद आ जाते हैं दरमियान में कुछ शिया रूलर्स भी रहे हैं, खलीफा फ़ातिमीद्स को ले लें और इस तरह। लेकिन जो बेसिक हमारा वो सुन्नी जो खिलाफत का निज़ाम है वो फिर ऑटोमन्स की तरफ शिफ्ट हो जाता है, और ऑटोमन्स पे ही ख़त्म होता है 1922 में। अब आ जाते हैं, हाँ, क्या सॉवरेनिटी हो गई, खिलाफत हो गया। अब थर्ड जो चीज़ जो है वो है शरिया। शरिया का जो
शरिया मीन्स आप इसको सुप्रीम लॉ कह लें, हमारा इस्लाम का कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ कह लें, इस्लाम का डिवाइन लॉ कह लें, इस्लाम का। ये डिफरेंट डेफिनेशंस है, इंटरप्रिटेशंस है जो आप डिफ़ाइन करती हैं आपकी शरिया को। शरिया डिवाइन लॉ है, सुप्रीम लॉ है, थ्रू प्रॉफिट हमें दिया गया है हमारे लिए इस्लाम में। और ये जो 3 फंडामेंटल्स हैं, और फिर चौथा कुछ लोग इसमें आ जाते हैं शूरा को, गवर्नमेंट एज अ कंसल्टेंसी के लिए उसको शूरा को ऐड कर देते हैं कि ये भी इस्लामिक कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेट में एक मस्ट है, एक एलिमेंट है उसका। फिर कुछ लोग कहते हैं कि रूलर का जो ड्यूटी है वो भी उसमें ऐड होगी, वो होगा टू डू गुड एंड फॉरबिड और एब्स्ट्रैक्ट फ्रॉम ईवल, कि उसने अमर बिल मारूफ और नही अल मुनकर को प्रमोट करना है। एंड लास्टली देयर इज़ अ कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेट, जो कि आपको पता होगा कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के टाइम पीरियड से ज़कात का जो निज़ाम है वो इस्लामिक इकॉनमी का वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट और सिग्निफिकेंट रूल जो है वो बन चुका है। इस्लामिक कंसेप्ट ऑफ स्टेट में जो सर्कुलेशन ऑफ वेल्थ होती है और जो वो 2 तरह से होती है, और जो पूरा मतलब इकोनॉमिक सिस्टम बेस्ड है इस्लाम में वो 2 तरह से होता है। एक थ्रू ज़कात, इससे पॉवर्टी एलिवेशन होती है, इसमें जो पैसा है वो एक जगह टिकता नहीं है, जो दौलत माल है वो सर्कुलेट करता रहता है सोसाइटी में, जिससे जो नीचे वाली क्लास है वो उसकी वो मिडिल क्लास तक आ जाती है। और दूसरा थ्रू जिहाद, जिहाद में वॉर्स के थ्रू जो आप माल गनीमत लूटते हैं, आई मीन लूटते हैं, आप बेग योर पार्डन, मतलब जो आपको मिलता है, जो आप हासिल करते हैं जीतने के बाद, उससे भी इस्लामिक इकॉनमी जो है वो एक इम्पॉर्टेंट चंक रहा है, उसने उसको शेप दी है। एक उसकी हमेशा से तारीख से माल गनीमत ने ना सिर्फ स्टेट्स को एक्सपैंड किया है, इस्लामिक स्टेट्स को, बल्कि जो उसको जो एक्सपैंड करने में मदद दी है, जो प्रमोशन हुई है, जो आपका आर्किटेक्ट बना है, जो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड हुआ है, जो आपने नॉलेज इकट्ठा किया है, ये सब चीज़ें जो है ना, जो आपने जहाँ जहाँ इस्लामिक स्टेट्स बनी हैं उनके लिए जो पैसा आता था वो इन्हीं 2-3 तरीक़ों के थ्रू आता था, ज़कात, टैक्सेशन और जिहाद के ज़रिए जो माल गनीमत मिलता था। अब आ जाते हैं मावर्दी के उसकी तरफ। ये मैं रिकैप कर रही हूँ क्योंकि कल कोई भी नहीं सुन रहा था और आज कुछ लोग सुन रहे हैं, इसलिए मैं थोड़ा सा रिकैप कर रही हूँ। मावर्दी का जो कंसेप्ट ऑफ स्टेट है, उन्होंने इसमें उससे थोड़ा सा ही मैं ओवरव्यू दूंगी, फिर असल में जो हमारा आज टॉपिक है वो अल-गज़ाली है, तो इस पर शिफ्ट हो जाएंगे। मावर्दी जो है वो इस्लाम के पहले पॉलिटिकल फ़िलासफ़र हैं, पॉलिटिकल थिंकर हैं, पॉलिटिकल उन्होंने थॉट दिया है, उन्होंने डिफ़ाइन किया, उन्होंने एडुकेट किया है, उन्होंने प्रमोट किया है कैलिफेट को अपनी राइटिंग्स के थ्रू। और उनके मुताबिक जो कैलिफेट का निज़ाम है ये मस्ट है, ये एग्ज़िस्ट करेगा, और इसी के थ्रू और जो कैलिफ है वो 2 तरीक़ों से नॉमिनेट हो सकता है, या इलेक्टोरल कॉलेज से, वो इलेक्टोरल कॉलेज होगा जो उस पाए तख्त जो होता है, जो दारुल हुकूमत होता है, उनमें मौजूद लोगों का एक इलेक्टोरल कॉलेज बनेगा, वो सिलेक्ट करेंगे, या कैलिफ अपनी ज़िंदगी में सक्सेसर नॉमिनेट कर देगा, चाहे वो उसका बेटा हो, चाहे वो उसका बाप हो, चाहे वो उसका रिश्तेदार हो। अल-मावर्दी के मुताबिक अगर वो क्वालिफाई कर रहा है, उसमें तमाम क्वालिटीज़ पाई जाती हैं कैलिफ के लिए, सो ही इज़ एबल टू रूल और टू गवर्न पीपल एज देयर फर्स्ट अमंग ऑल। उसको कल भी मैंने एक वर्ड बताया था, क्या वो वर्ड था, यस, और उलुल अम्र, फर्स्ट अमंग ऑल, वो उनके तौर पे वो रूल कर सकेगा। सो फिर उन्होंने कुछ रीज़न्स दिए कि 3 चीज़ें हैं जो उसको एलिजिबल भी बनाती हैं और उसको डिसक्वालीफाई भी कर देती हैं एज कैलिफत, उसके खिलाफत के उससे टाइटल से, जिसमें है शरिया का नॉलेज, जिसमें है फ़िज़िकल एबिलिटी, जिसमें है इंटेलेक्चुअल एबिलिटी। खैर ये तो हमारे अल-मावर्दी साहब हो। उन्होंने कुछ ड्यूटीज़ बताई हैं जो कि कैलिफेट की सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं। उसमें सबसे पहले आ जाएगा डिफेंडिंग रिलीजन, देन डिफेंडिंग मुस्लिम्स अगेंस्ट देयर एनिमीज़। डिफेंडिंग रिलीजन इसलिए कल भी मैंने बताया था कि अल-मावर्दी जो थे वो अब्बासिड्स टाइम पीरियड पे उनके रूल के दरमियान थे, जो बनु अब्बासिया था उस पीरियड में, जब ग्रीक नॉलेज इंटरप्रेट हुआ था, तो उसके रीज़न की वजह से एक नया फ़िरका पैदा हो गया था
मुतज़िला, और वो ये कहते थे कि जो भी आप ओबीडियंस करेंगे, जो आप रिलीजन को प्रैक्टिस करेंगे, वो रीज़न की बेस्ड पे होनी चाहिए, ब्लाइंड ओबीडियंस नहीं होनी चाहिए, बिना सवाल किए आप किसी को फॉलो नहीं करेंगे। सो उनके इसकी वजह से बहुत से लोगों ने इस्लाम को, और जो फतवे होते हैं वो जो मौलाना थे उन्होंने वो फतवे देना छोड़ दिए, और जो स्टेट के ऑफिशियल थे और बहुत से लोग रिलीजन से पीछे हट गए थे। सो ये एक ख़तरा पैदा हो गया था। तो उसके मुकाबले में बनु सॉरी क्या नाम था उसका, यस, बनु अशरिया अल-अशरिया, ये फ़िरका पैदा हुआ। इन्होंने ये टोटली कंजर्वेटिव फ़िरका था। इन्होंने कहा कि इन्होंने रिलीजन को पूरे तरीके से शट डाउन किया, रीज़न को पूरे तरीके से शट डाउन किया। इन्होंने कहा कि जो रिलीजन है वो कभी भी आपकी लॉजिक और रीज़न पे नहीं होता, ये ओबीडियंस होती है, और आपने इसको इसी तरह ही कबूल करना है, आपने सवाल नहीं करने। खैर इस तरह के मामलात थे, और जिसकी वजह से बहुत ख़तरा था। फिर बाकी और भी ड्यूटीज़ हैं। अब आ जाते हैं अल-गज़ालीज़ थ्योरी ऑफ स्टेट की तरफ। अल-गज़ाली की जो थ्योरी ऑफ स्टेट थी, ये सेकंड पॉलिटिकल फ़िलासफ़र हैं मुस्लिम पॉलिटिकल थॉट में। और भी इनकी चीज़ें पढ़ेंगे, लेकिन क्योंकि अभी सिर्फ मैं जो सिलेबस है हमारा वो फॉलो कर रही हूँ, पॉलिटिकल साइंस का, सीएसएस का। सो उसमें इस्लामिक कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेट एंड उम्मा है। सो उसके मुताबिक मैं अभी सिर्फ अल-गज़ाली का वो पार्ट इसमें इंक्लूड कर रही हूँ, और इब्न खल्दून का भी, जो कि इस्लामिक स्टेट के कॉन्सेप्ट से है। ऑलराइट, मुझे पता नहीं है कि मैं थोड़ा सा स्पीडी हो जाती हूँ, थोड़ा सा मुझे आइडिया नहीं है कुछ लोगों को। सॉरी टू इंटरप्ट यू। इस्लामियात का कौन सा टॉपिक पढ़ा रहे हैं? मोहम्मद आसिफ साहब, हम इस्लामियात नहीं पढ़ा रहे, हम पॉलिटिकल साइंस पढ़ा रहे हैं। पॉलिटिकल साइंस के अंदर इस्लामिक कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेट के अंदर हम लोग इमाम गज़ाली की थ्योरी ऑफ स्टेट पढ़ रहे हैं। ओके, गुड। आई एम सॉरी अगर कुछ लोगों को समझ नहीं आ रही तो। और अगर मैं थोड़ा सा तेज़ बोल जाऊँ तो मुझे थोड़ा सा स्पीडी हो जाती हूँ, तो प्लीज़ आप इन्फॉर्म कर दें। आई स्लो डाउन अ लिटिल बिट। ओके, अल-गज़ाली जो हैं, उनका पूरा नाम जो था वो था अबू हामिद मोहम्मद बिन मोहम्मद बिन मोहम्मद बिन अहमद अल-गज़ाली। ये ईरान के इलाके तूस में पैदा हुए, और 1058 में इनकी पैदाइश हुई। और इनका जो टाइम पीरियड था उसमें जो पॉलिटिकल सिचुएशन थी, जो सिनेरियो था मुस्लिम वर्ल्ड के अंदर, वो ये था कि जो बनु अब्बासिड्स थे, बनु अब्बासिया जो थे, उनकी जो पॉलिटिकल लेजिटिमेसी थी, पॉलिटिकल पावर जो थी, पॉलिटिकल अथॉरिटी जो थी, वो ख़त्म हो चुकी थी। और जो पॉलिटिकल गवर्नमेंट जो थी वो चली गई थी सल्जूक सुल्तान्स के पास। और जो बनु अब्बासिया थे, अब्बासिड्स थे, वो सिर्फ रिलीजियस और स्पिरिचुअल हेड बन के रह चुके थे। और इसके अलावा जो शाइट्स थे, जो शिया कैलिफ्स थे, वो फातमी कैलिफ्स जिनको आप कहते हैं, जिनके जो फातमी कैलिफ्स के नाम से फ़ेमस हैं, वो इजिप्ट में रूल कर रहे थे। और इसके अलावा एक और जो इशू था उस टाइम अल-गज़ाली के टाइम पीरियड में, वो था क्रूसेडर्स जो थे, या सलीब जिन्होंने उठाया हुआ होता है, जिनको आप कहते हैं सलीबी जंगें करने वाले जो यूरोपियंस थे, वो फ़लस्तीन और सीरिया में बार बार अटैक करके अपनी हुकूमत कायम करना चाह रहे थे, और फिर मुसलमान भी वापस अटैक करते थे। सो वहाँ इन दो इलाकों में बहुत खून खराबा हो रहा था इस टाइम पीरियड में। सो ये पॉलिटिकल जो सिनेरियो है अल-गज़ाली के टाइम पीरियड पे, मैंने आपको वो बताया है। एक दो बुक्स जो हैं वो उनका नाम ले रही हूँ, जो बहुत अल-गज़ाली जो थे वो प्रोफेसर थे। नया कॉलेज बना था एक, निज़ामिया कॉलेज एट बगदाद। निज़ामिया के स्पेलिंग होंगे NIZAMIYAH, और कॉलेज के आपको पता है निज़ामिया कॉलेज एट बगदाद बना था। ये बनाया था निज़ामुल मुल्क तूसी ने, और जो कि ग्रैंड वज़ीर थे, जिसको आप इक्वल टू प्राइम मिनिस्टर कह लें, लेकिन क्योंकि वो ऑफिशियल टाइटल है तो आप इसको ग्रैंड वज़ीर ही कहेंगे। ही वॉज़ ग्रैंड वज़ीर ऑफ द सल्जूक सुल्तान मलिक शाह। ये मलिक शाह के ग्रैंड वज़ीर थे। इन्होंने निज़ामिया कॉलेज बनाया था। यहाँ पे अल-गज़ाली प्रोफेसर रहे हैं, लेकिन बाद में उन्होंने छोड़ दिया, और उन्होंने कुछ फेमस बुक्स लिखी जिनमें आता है अहयाउल उलूम, EHYAULULOOM, अहयाउल उलूम। फिर उन्होंने एक और बुक लिखी तिब्रुल मसबूक
फिर एक और है सिरुल आलमीन, इनको छोड़ें। लेकिन जो ये इनकी नसीहतुल मलूक है, इसकी स्पेलिंग भी बता देती हूँ, ये याद कर लें, क्योंकि इन्होंने जो थ्योरी दी है, जो किंग्स को सजेशन दिए हैं, जो उन्होंने कहा है कि आप इस्लामिक कंसेप्ट ऑफ स्टेट के अंदर किंग ने कैसे रूल करना है, वो इसके अंदर है। ये नसीहतुल मलूक है, इसके स्पेलिंग्स हैं NASEEHATALMULUK। इंग्लिश में इसकी ट्रांसलेशन जो हुई भी है मजरुल हक साहब की बुक में, वो है काउंसिल फॉर द किंग्स को उन्होंने सजेशन दिए हैं। सो इसलिए सब अब आते हैं उनकी थ्योरी की तरफ, उनके मेथड की तरफ, चीज़ों की तरफ। जो अल-मावर्दी थे, जो फर्स्ट पॉलिटिकल फ़िलासफ़र थे, उन्होंने सिर्फ़ और सिर्फ इस्लामिक नॉलेज की तरफ फोकस किया है, और उनकी सारी जो राइटिंग्स हैं उसमें जो बेसिक वो हैं सोर्सेज हैं, वो सिर्फ इस्लामिक नॉलेज है। बट क्योंकि गज़ाली जो थे वो पर्शिया से थे, ईरान से थे, और ईरान में आपको पता है कि ज़ोरास्ट्रियन जो है वो रिलीजन जो है, जिसको आप मबहूसी या आग की पूजा करने वाले भी कहते हैं, वो हब था, वहाँ से वो रिलीजन का ओरिजिन था। सो अल-गज़ाली ने अपनी बुक्स के अंदर, अपनी राइटिंग्स के अंदर दो सोर्सेज यूज़ किए हैं। एक तो उन्होंने इस्लामिक नॉलेज को यूज़ किया है और पीछे से उसको रेफरेंस दिए हैं, और दूसरा उन्होंने नॉन इस्लामिक और नॉन मुस्लिम आप कह लें, वो जो इस्लामिक सोर्सेज हैं, मुस्लिम सोर्सेज हैं, वो यूज़ किए हैं, जिसके अंदर वो कहते हैं कि उन्होंने ज़ोरास्ट्रियन को they say that he Islamized Zoroastrian maxims such as quote religion and empire are brothers unquote, कि उन्होंने इस तरह की जो कुछ कोड्स हैं ना, जो फेमस हैं ज़ोरास्ट्रियन रिलीजन में, उनको अपनी बुक्स में, अपनी राइटिंग में इस्लामाइज करके उस कॉन्टेक्स्ट में पेश किया। सो दे सेड दैट इन हिज नसीहत, वो जो बुक है अभी मैंने जिसका नाम बताया है, ही मेड कोट impartial use of examples attributed to Arab caliphs and Sassanid kings, to Sufi saints and ancient Persian sages unquote। इसको यहाँ पे कर दें, आगे वही जो है वो लाइन कि उन्होंने उन्होंने गैर जानबदाराना तरीके से बहुत सी हिस्ट्री जो है वो कोट की है, एम्पायर्स की हिस्ट्री, जिसमें अरब कैलिफ्स आ जाते हैं, जिनमें खुलफाए राशिदीन होंगे, ससानिद किंग्स होंगे, ये नॉर्थ अफ्रीका और मीना रीजन जो है, मिडिल ईस्ट और नॉर्थ अफ्रीकन रीजन जो है, यह यहाँ पे इनके किंग्स हैं, और फिर सूफी से हैं, जो पर्शियन सेजेस यानी कि जो ज़ोरास्ट्रियन के उनके अपने मजहबी जो मज़हब को फॉलो करने वाले होते हैं ना, वो हैं, उनको कोट किया। ओके, अब इनकी अल-गज़ाली की थ्योरी ऑफ स्टेट की तरफ आ जाते हैं, और हिज थ्योरी ऑफ खिलाफत। इमाम गज़ाली की जो थ्योरी ऑफ खिलाफत थी, उसमें उन्होंने कहा है कि खिलाफत इज़ अ डिवाइन स्टेट कोड विच इज़ नॉट रिक्वायर्ड बाय द रीज़न बट बाय द शरिया और डिवाइन लॉ अनकोट। वो कहते हैं कि जो शरिया है ये इसलिए नहीं चाहिए होगी कि इंसान की जो लॉजिक है, उसकी जो दलील है, उसके लिए ये ज़रूरी है, बल्कि ये डिवाइन है। डिवाइन की मुझे इस टाइम उर्दू नहीं आ रही, ये डिवाइन राइट समझ लें आप, रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ लें, एक इंस्टीट्यूशन समझ लें, जिसके अंदर डिवाइन स्टेट के अंदर ये खिलाफत का निज़ाम होना ज़रूरी है। उसके बाद उन्होंने कहते हैं कि ये जब आर्ग्यूमेंट उन्होंने दिया है कि ये एक डिवाइन राइट है, तो उन्होंने ख़त्म कर दिया है इस पर क्रिटिसिज्म का हक फ़िलासफ़र्स का। ओके, उसके बाद वो कहते हैं कि जो अल-गज़ाली कहते हैं कि जो पॉलिटिक्स है, इट एग्जिस्ट फॉर मैंस वेलफेयर इन दिस वर्ल्ड। वो कहते हैं कि पॉलिटिक्स जो है वो ऐसी कोई वो चीज़ नहीं है कि आप इसको छूत है या कुछ ऐसे समझ लें, बल्कि वो इंसान की वेलफेयर के लिए, उसकी बहबूद, फलाह बहबूद के लिए इस दुनिया में एग्जिस्ट करती है। और वो कहते हैं कि इट्स अटेनेबल ओनली इफ़ गवर्नमेंट इज़ रूटेड इन द लीगल साइंस एंड कम्प्लीटेड बाय द पॉलिटिकल साइंस। सो इसमें लीगल और पॉलिटिकल साइंस में दो सेंस में आ जाएगा। लीगल साइंस वो जो डिवाइन और शरिया हमें का लॉ हमारे पास है, पॉलिटिकल साइंस में वो जो गवर्नमेंट का निज़ाम है, जो अल-गज़ाली ने अपनी थ्योरी में दिया है, वो मैं अभी एक सेकंड के बाद वो डिस्कस करने लगी हूँ, वो एग्जिस्ट करता है। ये पूरी एक वेलफेयर की स्टेट बनाएगी, एक गवर्नमेंट बनाएगी जो लोगों के लिए उसकी वेलफेयर के लिए काम करेगी। ओके, सो अब आते हैं
अल-गज़ाली ने कैसे इनको डिफ़ाइन किया है, जो दो तरह का निज़ाम चल रहा था, जबकि अल-मावर्दी ने तो साफ कह दिया था कि स्टेट जो है उसके अंदर एक खलीफा होगा और वही पॉलिटिकल हेड होगा, वही डिफेंडर ऑफ फेथ भी होगा। सो अल-गज़ाली कहते हैं कि क्योंकि अब उनके टाइम पे ये निज़ाम एग्जिस्ट कर रहा था, तो उन्होंने उनको प्रोटेक्ट करना था। सो वो कहते हैं कि जो प्रैक्टिकल अफेयर्स ऑफ द स्टेट हैं, दे कैन बी लेफ्ट टू द सुल्तान और अमीर और रूलर, द इमाम और खलीफा। He says that he should devote himself to the religious and spiritual functions. वो कहते हैं कि पॉलिटिकल अफेयर्स जो हैं वो अमीर, किंग, रूलर, सुल्तान की तरफ छोड़ दो। जो खलीफा है वो क्योंकि डिवाइन उसका वो रोल है, सो उसको अपने रिलीजियस और स्पिरिचुअल फंक्शंस पे फोकस करना है। एंड ही शुड कंसिडर हिमसेल्फ एज द सॉर्ड ऑफ अल्लाह। सॉर्ड मीन तलवार, अल्लाह की तलवार, ठीक है। एंड सॉर्ड ऑफ अल्लाह ऑन अर्थ। एंड ही देन सेज दैट he should be, therefore he should be modest, simple and just, for the fountain of justice, for he is the fountain of justice। कि क्योंकि वो अपने आप को ज़मीन पर अल्लाह की तलवार समझे जो खलीफा है, इसलिए उसको अदल कायम रखना चाहिए, उसको सादा होना चाहिए, उसको फाउंटेन ऑफ जस्टिस के जिससे अदल का निज़ाम जो है वो निकलता है, इस तरह वो समझ लें, वो समझ अपने आप को उसको समझना चाहिए और वैसे उसको एक्ट करना चाहिए। देन ही सेज दैट ओके, अल-गज़ाली ने फिर अपनी राइटिंग में एक किस्सा कोट किया है। जब शफ़ीकुल बल्खी ने, वो एक लर्न एस्थिक थे, उन्होंने खलीफा हारून रशीद को एक दफ़ा ये कोट कही थी, वो मैं कोट करने जा रही हूँ, फिर मैं उसको आपको ट्रांसलेट करके भी समझाती हूँ थोड़ा सा। You are a fountain and the other officials who help you to govern the world are streams. Streams mean वो जो नहरें हैं, वो जो निकलती हैं वो, which flow from it. Okay, मैं again कोट करने जा रही हूँ। You are a fountain and the other officials who help you to govern the world are the streams which flow from it. Period. If the fountain is clear, then there can be no damage from silt in the channels. Semicolon. If the fountain is turbid, there will be no hope of maintaining the channels. Unquote. वो कहते हैं कि ये अब्बासिद कैलिफ जो हैं, हारून रशीद हैं, उनको कहा था शफ़ीकुल बल्खी ने, वो अपने टाइम के आस्तिक थे बहुत बड़े, और इसका जो ट्रांसलेशन है वो ये बनती है कि तुम वो फवारा हो जिससे जो तुम फवारा हो, और जो तुम्हारे ऑफिशियल हैं जो हेल्प करते हैं तुम्हें, जो गवर्नर्स हैं, जो ट्रेजरी के हेड हैं, जो बाकी ओहदों पर मामूर हैं, वो इस तरह हैं जैसे वो स्ट्रीम्स हैं। स्ट्रीम्स वो जो निकलती हैं ना, फवारे से वो जो स्ट्रीम्स निकल रही होती हैं, क्या उन्हें कहना चाहिए, जो पानी जिससे वो निकल रहा होता है, फवारे जो बूंदें हैं वो निकल रही होती हैं, वो ऐसे हैं। अगर फवारा जो है वो क्लियर है, अगर वो पानी जो है, वो चश्मा जो है वो क्लियर है, सो जो सिल्ट होती है, सिल्ट अब इस सेंस में यहाँ पे आप वो जो बन जाती है ना दलदल टाइप, आई गेस उसको कह रहे हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, अगर फवारा ही, चश्मा ही ख़राब हो जाए तो फिर कोई भी ज़रिया नहीं है कि उसको आप मेंटेन कर सकें, उस चैनल को। चैनल होता है जहाँ से वो पूरा पानी निकल रहा होता है उस रास्ते से। सो यहाँ पे वो फोकस कर रहे हैं अल-गज़ाली उसकी स्पिरिचुअल इम्पोर्टेंस पे, रिलीजियस इम्पोर्टेंस पे खलीफा की। फिर आ जाते हैं कि he says that Al-Ghazali says that on the Khalifa that he should confine himself to religious duties in the strict sense and to concentrate on the study of Sharia and practice the religion, religious virtues of piety, humility, charity and compassion। यहाँ पे अब वो उसको अपनी ड्यूटीज़ बता रहे हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बता रहे हैं कि उसको जो खलीफा है उसको सिर्फ अपने आप को महदूद कर लेना चाहिए, इन अ स्ट्रिक्ट सेंस ही सेज दैट, उसको फोकस करना चाहिए, अपने आप को महदूद कर लेना चाहिए,
शरिया के इल्म की जानिब उसका मुताला करे, और जो पाइटी, ह्यूमिलिटी, चैरिटी और कंपैशन जैसी वर्चूज़ हैं वो ऐसी खूबियाँ जो हैं वो अपना ले पूरे तरीके से। फिर वो आगे उन्होंने एक नई इन चीज़ इंट्रोड्यूस करवाई है, नया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करवाया, जिसमें वो कहते हैं कि फ़ॉर ही वॉज द खिलाफत अल्लाह। सो अब ये जो खिलाफत अल्लाह है ये एक एडिशन है थ्योरी ऑफ कैलिफेट, थ्योरी ऑफ खिलाफत की जो ये थ्योरी है, इसमें खिलाफत अल्लाह जो है वो पहले मावर्दी ने ये कोट नहीं की थी। मावर्दी ने कहा था कि सिर्फ जो है वो खिलाफत है, खुलफाए राशिदीन तक ही वो थी और फिर आगे किसी न किसी शेप में रही। लेकिन अल-गज़ाली कहते हैं कि ये जो अब कैलिफ्स हैं ये खिलाफत अल्लाह के निज़ाम से जुड़े हुए हैं और ये उसका पार्ट हैं, और इसलिए फ़र्दी खुलफाए राशिदीन ही नेवर क्लेम दैट देमसेल्व्स टू बी। वो आगे राइटर कहता है कि खुलफाए राशिदीन ने भी कभी अपने आप को खिलाफत अल्लाह के नाम लक़ब से कभी अपने आप को इंट्रोड्यूस नहीं करवाया, कभी इस तरह लिखा नहीं, कभी जाना नहीं अपने आप को। बस वो हमेशा खिलाफत रसूल कहते थे कि हम जो है वो खिलाफत रसूल से मुंसलिक हैं। फिर वो कहते हैं कि अल-गज़ाली कहते हैं आगे सॉरी अल-गज़ाली कहते हैं कि कैलिफेट इज़ नेसेसरी बिकॉज इट प्रोटेक्ट्स Muslim world from internal and external damages or dangers. So he says that, quote, the good order of religion is possible only through the good order of the world, unquote. Good order of religion means कि अगर आपने मज़हब को नाफिजुल अमल रखना है एक स्टेट के अंदर, एक मुल्क के अंदर, एक निज़ाम के अंदर, सो वो तभी मुमकिन होगा अगर वो दुनिया के अंदर वो जो मुल्क है, वो जो मज़हब है वो गुड ऑर्डर में रहेगा, यानी कि उसमें कुछ उसकी प्रैक्टिस उसी तरह होती रहेगी, उसकी इंटरप्रिटेशंस ख़राब नहीं होंगे। एनीहाउ आगे चलते हैं। फिर देन ही सेज दैट, अब आगे उसको कोट करें कि वो इस चीज़ के लिए in order for religion to be in a good order is only through state in the world. फिर वो आगे कहते हैं कि in its turn it's dependent on an imam who is obeyed. So आप कहते हैं कि मज़हब, अगर मज़हब को दुनिया के अंदर आपने गुड ऑर्डर में रखना है, वो ये चीज़ के लिए, इस चीज़ के लिए आप इमाम पे डिपेंडेंट हैं। इमाम के ज़रिए ही आप मज़हब को और प्रॉपर ऑर्डर में रख सकते हैं। क्यों? क्योंकि इमाम के पास अनबाउंडेड अनकंडीशनल ओबीडियंस होती है लोगों की। ये इमाम जो है एक रिलीजियस, एक मॉरल इंस्टीट्यूशन है और लोग इसकी इज़्ज़त करते हैं और उसकी वजह से इसके पास ओबीडियंस होती है लोगों की। इसके लिए इस ओबीडियंस के ज़रिए ही आप मज़हब को, इस्लाम को दुनिया में गुड ऑर्डर में, स्ट्रेट ऑर्डर में रख सकते हैं। Anyhow, and the Imam, and by Imam he meant the Sultan, as he said in few lines, that quoting a hadith that Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam said, Deen is the, quote, Deen is the foundation and the Sultan is the guardian, unquote. So वो कहते हैं कि ये जो अब ये वाला इमाम जो है ये पॉलिटिकल इमाम है, और पॉलिटिकल इमाम जो है वो कैसे उन्होंने उसको सपोर्ट किया अपने आर्गुमेंट को कि वो एक सुल्तान है, और वो कैसे है कि होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम ने कहा था कि मज़हब जो है उसकी इज़ द फाउंडेशन है वो उसकी, लेकिन जो सुल्तान है वो उसका रखवाला है, वो उसका गार्डियन है, उसका प्रोटेक्टर है। अब आ जाते हैं खलीफा की ड्यूटीज़ की तरफ जो इमाम गज़ाली ने की हैं। ये थोड़ी सी डिफरेंट है। जो पिछली वाली ड्यूटीज़ थी ना वो सिंपल सी थी, इनमें थोड़ा सा ना आपको एक्सट्रीमपन भी आएगा, एग्रेसिवनेस भी आपको शो होगी। सबसे पहले वो कहते हैं कि मावर्दी ने कहा था कि ही इज़ द डिफेंडर ऑफ द रिलीजन, वो पहला स्टेप था। अल-गज़ाली कहते हैं कि ही मस्ट हैव द एबिलिटी टू वेज जिहाद और होली वॉर, क्योंकि उस टाइम पे सिचुएशन ऐसी थी कि पॉलिटिकली इस्लामिक स्टेट्स जो थी वो बहुत वीक हो चुकी थी। सो दैट्स वाई उन्होंने फर्स्ट पॉइंट पे इसको रखा है कि ही शुड बी एबल टू वेज अ वॉर, एंगेज अ जिहाद, ठीक है। सेकेंडली ही सेड दैट he should discourage the duties of government and administration. He should discharge the duties of government and administration called kifaya in fiqh or Islamic jurisprudence.
जो गवर्नमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन की जो ड्यूटीज़ हैं वो इस काबिल होना चाहिए कि वो परफॉर्म कर सके। और ये परफॉर्म करने के लिए जो अरबिक टर्म है जो अल-गज़ाली ने नोट किया अपने बुक में, इसको कहते हैं किफ़ाया। फ़िक़्ह के अंदर इसको किफ़ाया कहेंगे कि वो इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस के अंदर कि वो अपनी पॉलिटिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो है वो कैलिफ जो है, जो इमाम है, जो वो है वो निभा रहा है। देन ऑन थर्ड ही सेड दैट ही शुड हैव द नॉलेज और इल्म फॉर पर्पज़ ऑफ इज्तिहाद। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। इज्तिहाद जो है वो अल-मावरदी की किसी थ्योरी में कहीं पे भी नहीं है, लेकिन गज़ाली ने ये महसूस किया है कि इज्तिहाद जो कि वन ऑफ द सोर्सेज भी है इस्लामिक शरिया और लॉ की इम्प्लीमेंट करवाने के लिए, फ़िक़्ह के लिए। ही सेड दैट उसके पास इतना इल्म होना चाहिए कि वो इज्तिहाद कर सके और उसको उलेमा जो हैं अपने वक्त के एक्सपर्ट्स जो हैं, रिलीजियस एक्सपर्ट्स जो हैं, उनसे एडवाइस लेनी चाहिए। ही सेड दैट गज़ाली सेड एडवाइजेस द इमाम टू कंसल्ट द उलेमास और रिलीजियस एक्सपर्ट्स। फोर्थ पे है वो कह रहे हैं कि उसकी एक खूबी होनी चाहिए कि वो शरीफुल नफ्स होना चाहिए। ही मस्ट बी पायस। Indeed, piety is an important duty, for although a caliph might not have a political power, but he must be a religious leader and preceptor of the people. क्योंकि वो लोगों को अदल देने वाला है, उनको सीधे रास्ते पे लगाने वाला है, मज़हब की तरफ उनको बुलाने वाला है, सो उसकी जो मॉरल ड्यूटी के लिए उसका शरीफुल नफ्स होना बहुत ज़रूरी है। फिफ्थ पॉइंट पे आ जाते हैं। दे सेड दैट ही मस्ट डू जस्टिस, अदला, कि उसको वो अदल का निज़ाम कायम रखने के लिए इट्स बिकॉज वो आगे वो कहते हैं कि इट्स हाईएस्ट फॉर्म ऑफ इबादा और वर्शिप। सो नॉलेज एंड एप्लीकेशन ऑफ शरिया आर दी कैलिफ्स श्योर गाइड्स इन दिस ऑफिस। कह रहे हैं कि जो नॉलेज है इबादा है, गारंटीज द गुड ऑर्डर ऑफ रिलीजन। मज़हब का इल्म और ये जो अदल है इसका फैलाव, वो हदीस भी है ना हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कि निज़ाम मज़हब के बग़ैर तो कायम हो सकता है या इस्लाम के बग़ैर तो कायम हो सकता है, पर अदल के बग़ैर कायम नहीं हो सकता। आई गेस ऐसे ही है कुछ। कुफ्र पे तो चल सकता है, हाँ कुफ्र पे तो चल सकता है, पर अदल के बग़ैर नहीं चल सकता। सो वहाँ पे भी वो कह रहे हैं कि वो शरिया हो उसके पास और उस शरिया का इल्म हो और उसके बाद वो अदल करना जानता हो। ओके, सिक्स्थ इज़ स्टडी ऑफ शरिया अगेन। सेवंथ इज़ दैट ही शुड प्रैक्टिस द रिलीजियस वर्च्यूज़ ऑफ पाइटी, ह्यूमिलिटी। अगेन वो आ गया है क्योंकि वो कंपैशन एज द खिलाफत अल्लाह है, तो उसको वो सब पाइटी, ह्यूमिलिटी, क्लैरिटी एंड कंपैशन को वो वर्च्यूज़ जो हैं, वो खूबियाँ जो हैं वो प्रैक्टिस करनी होंगी। एट्थ इज़ he should meet men of caliber and encourage them to speak about the state of affairs। ये थोड़ी सी एडिशन है, ये इंपॉर्टेंट है, ये मावर्दी के पॉइंट में नहीं था, कि वो प्रमोट करे इंटेलेक्चुअल्स को जो अपने उस पीरियड में उसके जो नामी ग्रामी हैं जिनके पास इल्म है, उनको प्रमोट करे, उनके साथ डिस्कस करे जो वो मुल्की हालात पे, सूरत हाल पे, आप इसको कह लें करंट अफेयर्स की जो डिस्कशन होती है ना वो कर ले, लेकिन वो आम लोगों के साथ नहीं होंगी, वो स्टेट के जो इम्पोर्टेंट वो हैं, गवर्नर्स हैं, स्टेट के जो कैलिफ है उनके साथ होंगे। ओके, नाइन्थ वन इज़ दैट ही शुड सी, वो उनको उसको चेक रखना है अपने सर्वेंट्स के ऊपर, मजिस्ट्रेट्स के ऊपर, ऑफिसर्स के अंदर, कि वो अपनी ड्यूटीज़ जो हैं वो डिलीजेंटली ऑफ़र कर रहे हैं, वो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। एंड टेंथ एंड द लास्ट वन इज़ दैट ही शुड नॉट गिव हिमसेल्फ अप टू द डिसेप्टिव फीलिंग्स ऑफ प्राइड। ये भी थोड़ी सी एडिशन है, मावर्दी में ये कहीं नहीं था, क्योंकि अब्बासिड्स के टाइम पीरियड्स पे, बनु अब्बासिया के टाइम पीरियड्स में मेरे पास एक बुक भी थी, उसमें भी वो लिखा हुआ था कि जो किंग्स थे ये इतनी ज़्यादा ऐशो इशरत में पड़ गए थे कि वो जो क्वीन ज़ुबैदा, आई गेस मैंने उनका पढ़ा था, हाँ वही थी, उन्होंने एक दफ़ा अपना एक लिबास बनवाया था और उसमें कहते हैं कि कोई 2 लाख के करीब वो जो अशरफियाँ थी वो उस सोने के लिबास के ऊपर जड़ी हुई थी। और इसी तरह की हरकतें मतलब किंग्स करते थे, 200-200, 400-400 जो इनके हरम में लड़कियां होती थी। सो इन सब चीज़ों की वजह से वो कह रहे हैं कि वो प्राइड और वो जो सेल्फ प्लेयर है वो उसमें वो इन्वॉल्व ना हो। अब आगे आते हैं, ये यहाँ पे एंड हो गई है अल-गज़ाली की थ्योरी ऑफ स्टेट। अब हम चलते हैं इब्न खुल्दून की थ्योरी ऑफ स्टेट और थ्योरी ऑफ कैलिफेट और खिलाफत की थ्योरी की तरफ। ओके, जो
कितना टाइम है हमारे पास? ओप्स, हाँ हमारे पास टाइम है ना, आधा घंटा हो गया, गुड। इब्न खल्दून बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़ा मकाम है इनका। इनको आप पॉलिटिक्स में भी पढ़ते हैं, सोशियोलॉजी और सोशियोलॉजी जिसको कहा जाता है, और इनमें इमरानियात कहा जाता है, उसके ये बानी हैं। और इन्होंने थोड़ा सा माशरे के ऊपर भी फोकस किया है। ये आपको ज़्यादा रैशनल, ज़्यादा लॉजिकल लगेंगे। हमारे जो पहले तो फिलोसफर्स थे ना, उन्होंने उन्होंने किसी हद तक रिलीजन को ही सिर्फ फोकस किया है। जो इब्न खल्दून हैं, इन्होंने, इनकी सबसे अच्छी बात जो मुझे पढ़ते हुए लगती है हमेशा, वो ये समझते हैं, वो हमेशा ये देखते हैं कि माशरे के अंदर अगर ये चीज़ है तो क्यों है, और इसका क्या, और इसने कैसे चलना है, और इसका क्या फ्यूचर होगा। इब्न खल्दून ने हमें एक थ्योरी ऑफ ऑर्गेनिज्म भी दी है, जिसके मुताबिक उन्होंने कंपेयर किया है कि जिस तरह एक ऑर्गेनिज्म होता है, उसकी एक लाइफ है, फिर वो मैच्योर होता है, फिर वो अपनी स्टेट की तरफ जाता है जहाँ पे वो ओल्ड होना और उस तरह होना शुरू हो जाता है, और आहिस्ता आहिस्ता करते करते वो ख़त्म हो जाता है। इब्न खल्दून की जो थ्योरी ऑफ स्टेट है, उसमें भी हम ये अभी पढ़ेंगे कि वो बताते हैं कि किस तरह विद इन 4 जनरेशंस, विद द हेल्प ऑफ अब्बासिया साबिया सॉरी असाबिया सोलिडेरिटी को कहेंगे, वननेस को कहेंगे, यूनिटी को कहेंगे, वननेस ऑफ ट्राइब को कहेंगे। एक कबीले के अंदर, एक क्लैन के अंदर जो वननेस है, जो यूनाइट करती है, जो स्टेट की, इब्न खल्दून के मुताबिक स्टेट की पहली इकाई है, उसके थ्रू वो स्टेट बनती है, और उससे फिर वो एक स्टेप ऊपर जाके वो एक प्रॉपर स्टेट बनती है, फिर वो आगे स्टेप्स में जाके, और आखिर में 4 जनरेशन्स के बाद, 4 नस्लों के बाद वो ख़त्म हो जाती है। ओके, अब आगे चलते हैं। अब ओरिजिन की इंट्रोडक्शन की तरफ आते हैं। हम सॉरी, इब्न खल्दून की जो थ्योरी ऑफ स्टेट है, इब्न खल्दून का नाम, पहले तो आप नाम सुन लेना, एक तो इनके नाम ही इतने इंटरेस्टिंग होते हैं कि आप बस याद करते ही रह जाए, आपके फरिश्तों को भी याद ना हो। इनका नाम है अबू ज़ैद अब्दुर्रहमान इब्न खल्दून। बहुत अच्छा नाम है, शॉर्ट सा नाम है। पहले वाले अल-गज़ाली साहब तो मोहम्मद बिन मोहम्मद ही करते रह गए। ये ट्यूनिस यानी कि ट्यूनीसिया जिसको इंग्लिश में कहते हैं, TUNISIA, ट्यूनीसिया में पैदा हुए 1332 हाँ 1332 में ये पैदा हुए। ये एक बेसिकली अरब थे, लेकिन इनकी जो फैमिली थी ना, वो स्पेन जो था, स्पेन, उर्दू में स्पेन ही कहते हैं, हाँ स्पेन के अंदर वो रहती थी। लेकिन वहाँ पे जो जब मुसलमानों की जो उमैय्यद्स थे, वहाँ से जब उनको निकाला गया, तो क्रिश्चियंस ने इब्न खल्दून की फैमिली को भी स्पेन से निकाल दिया। उसके बाद ये ट्यूनिस के मुख्तलिफ एरियाज़ में घूमते रहे। जैसे होता है ना जिप्सीज़ जो होते हैं, इस तरह इधर उधर, कभी एक एरिया के अंदर, कभी दूसरे के अंदर। इसी तरह ही वो बड़े हुए। ट्यूनिस और ट्यूनीसिया इज़ इन नॉर्थ अफ्रीका, मीना रीजन के अंदर ये आता है। और इनकी जो फैमिली थी, उसका नाम था कि वो प्रोड्यूस करती थी स्कॉलर्स और ज्यूरिस। उनको भी एजुकेशन घर पे दी गई सारी। और ओके, व्हाट एल्स इज़ इम्पॉर्टेंट, 20 ईयर्स की एज से उन्होंने पॉलिटिकल लाइफ जो है वो किंगडम्स की, जो छोटे छोटे किंगडम्स थी नॉर्थ अफ्रीका के अंदर, उसके अंदर पार्ट लेना शुरू कर दिया। और फिर उसके बाद क्योंकि ये कुछ इनकी आदत ऐसी थी, और कुछ इनकी सिचुएशन ऐसी बनी कि ये एक किंगडम से दूसरी किंगडम, कभी एक में सर्विस दे रहे हैं, कभी दूसरे में सर्विस दे रहे हैं। इस तरह ये स्विच करते रहे। कहते हैं कि ऑथर ने यहाँ पे लिखा है कि इब्न खल्दून गॉट ओनली 4 years ऑफ पीस एंड सॉलिट्यूड व्हेन ही टुक रिफ्यूज इन अ कैसल अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ अ पावरफुल लोकल ट्राइब। ये 4 साल जो थे उनकी ज़िंदगी के, वो पुरसुकून थे, और सॉलिटरी यानी कि वो तन्हाई मिली उन्हें पूरे अपनी ज़िंदगी में, सारे सालों में जितनी भी उन्होंने ज़िंदगी गुजारी। ओके, फिर वो कहते हैं कि उन्होंने 40 साल की उम्र में उनकी मोस्ट फेमस बुक जो है मुकदमा लिखी, प्रोग्लेमिना इंग्लिश में इसको बोलेंगे। और फिर उन्होंने फर्स्ट ड्राफ्ट कंप्लीट किया अपनी यूनिवर्सल हिस्ट्री ऑफ अरब्स, बार्बर्स एंड पर्शियंस। ये भी इनकी सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक है। इनमें उन्होंने पूरी उनकी जो रीजन है और वो सारा चीज़ें डिस्कस की हैं। और फिर उन्होंने
कुछ अर्सा रहे और ऑल दैट। हाँ, इनकी एक इम्पॉर्टेंट वो अचीवमेंट ये है कि इन्होंने तैमूर दी लेन जो है, जिसको तैमूर लिंग भी कहा जाता है, उनसे भी ये मिले। उन्होंने इसको ऑफ़र की कि आप रहें, बट ही डिक्लाइंड। ओके, अब आ जाते हैं इनकी जो थ्योरी ऑफ स्टेट है उसकी तरफ। हाँ, बस इसमें यही कहा गया है आगे कि उनको, क्योंकि उन्होंने हिस्ट्री के ऊपर फोकस किया है, सोशल नॉलेज के ऊपर, लोगों की कल्चर इस तरह के ऊपर, तो इसलिए उन्होंने एक न्यू नॉलेज, एक न्यू सब्जेक्ट दिया था और उसे इमरानियात या फिर सोशियोलॉजी कहते हैं। अब आ जाते हैं 3 स्टेट्स ऑफ इब्न खल्दून या उनकी थ्योरी ऑफ स्टेट और खिलाफत की तरफ। इब्न खल्दून के मुताबिक यहाँ पे 4 किस्म की जो स्टेट है, जो स्टेट सिस्टम है वो मौजूद होता है। जो ओके, जो पहला स्टेट है उसको आप कहेंगे खलीफा और डिवाइनली इंस्पायर्ड, और अकॉर्डिंग टू इब्न खल्दून आइडियल स्टेट। ये वो स्टेट थी जो कि चारों खुलफाए राशिदीन के टाइम पीरियड पे रही और उसके बाद ये ख़त्म हो गई। ये वो आइडियल स्टेट थी जो कि जिसके अंदर वो कहते हैं कि डिवाइन शरिया का जो रूल था वो इम्पोज था, और इसने लोगों को आगे भी चल के बताऊंगी कि वसी नाम की वो जो रिस्ट्रेनिंग पावर है, वो अथॉरिटी वो दी थी एंड ऑल दैट स्टफ। लेकिन अभी सेकंड टाइप की तरफ आती हूँ क्योंकि अभी सिर्फ इंट्रोडक्शन है। सेकंड जो टाइप है उसमें इब्न खल्दून कहते हैं कि वो है मुल्क अंडर शरिया और स्टेट। अब वो कहते हैं कि जो फर्स्ट आइडियल स्टेट थी ना, वो तो ख़त्म हो गई चारों खुलफाए राशिदीन की तरफ। जब हज़रत अली का इंतकाल हुआ, स्टेट ख़त्म हो गई। उसके बाद आगे अमीर माविया के टाइम पीरियड में वो कहते हैं कि जो मुल्क अंडर शरिया है ना और स्टेट है, ये निज़ाम था और ये है सेकंड बेस्ट स्टेट। ओके, थर्ड जो है वो कहते हैं फिर आ जाता है मुल्क अंडर सियासा अकलिया एंड कवानीन सियासा बेसिकली यहाँ पे सियासत है, लेकिन वो क्योंकि अरबिक में इस तरह लिखा जाता है तो उसके स्पेलिंग इस तरह होंगे। मुल्क के तो आपको पता ही होंगे, MULK, और सियासा में होगा SIYASAH, सियासा अकलिया AQLIYA, और फिर आगे कौनीन सियासा में होगा QWANEENSYASAH। ओके, ये थर्ड स्टेट्स आगे डिफाइन हुई हुई हैं प्रॉपर। जो फोर्थ स्टेट है इब्न खल्दून के मुताबिक वो इमेजिनरी स्टेट है, वो यूटोपियन स्टेट है, वो ऐसी परफेक्ट आइडियल स्टेट है कि वो एग्जिस्ट ही नहीं करती, वो सिर्फ फिलोसफर्स के माइंड में एग्जिस्ट करती है। फोर्थ स्टेट का नाम है सियासा मदीना। सियासा के स्पेलिंग वही है और मदीना के स्पेलिंग होंगे MADANYNIYAH। सॉरी, एक मिनट। ओके, सो इब्न खल्दून कहते हैं कि ये वो हाइपोथेटिकल स्टेट है जो कि सिर्फ फिलोसफर्स ने इमेजिन कर लिया है, ये कहीं पे भी रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करती। सोशल रीजंस की वजह से और लूप होल की वजह से ये जो फोर्थ स्टेट है इनको बस उन्होंने यहाँ तक ही डिफ़ाइन किया है कि ये जो स्टेट है ये फराबी ने और इब्न सीना जैसे फ़िलासफ़र्स ने दी है और ये स्टेट एग्जिस्ट नहीं करती, इसलिए हम इसमें नहीं जाएंगे। अब आ जाते हैं पहली स्टेट की तरफ जो कि जो कि इब्न खल्दून ने मेंशन की थी। इब्न खल्दून कहते हैं कि होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम ने जो आइडियल स्टेट क्रिएट की थी वो थी इट वाज अंडर डिवाइन गाइडेंस ऑफ द कुरान एंड इट वाज मेंटेन्ड in its original form, its shape, by the 4 Khulafai Rashidin, which are also called Orthodox Caliphs. Orthodox Caliphs आप इनको इन सेंस में कह रहे हैं कि वो वन ऑफ द फर्स्ट फ्यू थे, ठीक है, जो ट्रेडिशनल और बेसिक उसके फंडामेंटल राइट्स के ऊपर थे, रूल्स के ऊपर थे। The Holy Prophet, peace be upon him, was the supreme lawgiver and he provides in it the Sharia for human welfare in this world and the salvation in the next. वो कहते हैं क्योंकि होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम ने ये उनके थ्रू हमें ये सुप्रीम, ही वाज द सुप्रीम लॉ गिवर, ही प्रोवाइड्स अस विद शरिया यानी कि डिवाइन लॉ जो है,
वो क्यों था? वो ह्यूमन वेलफेयर के लिए था, ना सिर्फ इस ज़िंदगी में बल्कि द हेयर आफ्टर और द एज फॉर द सेक ऑफ सैल्वेशन। सैल्वेशन कहते हैं मग़फ़िरत और बख्शिश, और फॉर दी लाइफ, फॉर दी इटर्नल लाइफ। ओके, आगे चलते हैं। कंटिन्यूसली मुझे नोटिफिकेशंस आ रहे हैं ना, टोटली एजिटेटेड नाइट नाउ। ओके, सो इब्न खल्दून कहते हैं यहाँ पे ना, आगे जो मसरूल हक साहब की बुक है ना, ये जो पेज 212 है, इसने ना थोड़ी देर के लिए मुझे घुमा के रख दिया है कि मतलब वो कहना क्या चाह रहे हैं और क्या था। फिर इसके लिए मुझे अपने नोट्स बनानी पड़ी। थोड़ा सा ये कॉन्सेप्ट, अब किधर गई वो दूसरी बुक? ओके, थोड़ा सा फिर कॉन्सेप्ट समझने के लिए मुझे रेफ़र करना पड़ा, जो ये बहुत ही कॉपी पेस्ट बुक है, बट चलो, मोहम्मद असलम चौधरी साहब की जो बुक है मुस्लिम पॉलिटिकल थॉट की, इनकी तरफ, इसमें भी वो क्वेश्चन था एक, सो उसकी तरफ मुझे आना पड़ा। सो इब्न खल्दून की मुताबिक जो स्टेट है, जिसको वो दौलत भी कहते हैं, DAULAT, वो कहते हैं कि इसकी फाउंडेशन जो है वो दो चीज़ों पे है, रिलीजियस एंड असाबिया। असाबिया का मैं पहले भी जिक्र कर चुकी हूँ। असाबिया है ASABIYAH। असाबिया कहते हैं सॉलिडारिटी को, वननेस को, नेशनलिज्म को, सोशल सॉलिडारिटी, ग्रुप कॉन्शियसनेस को। और ये कहाँ पे होती है? ये ट्राइब्स के अंदर, क्लान के अंदर ये चीज़ें होती हैं। ये वननेस और ये यूनिटी प्रोवाइड करती है। इसके थ्रू ही जब आप स्टेट बनाते हैं तो उसके लिए सबसे पहले फाउंडेशन के लिए ये जो असाबिया, ये जो वननेस है, फीलिंग ऑफ वननेस जो है, ये काम करती है बाउंड। ये प्रोवाइड करती है आपको ओबीडियंस। ओबीडियंस किसको? जो ट्राइबल लीडर होते हैं। देन वो कहते हैं कि रिलीजन किस लिए? क्योंकि रिलीजन जो है वो प्रोवाइड करता है आपको, एक तो वो कहते हैं कि रिलीजन आपको प्रोवाइड करता है शरिया, डिवाइन जो गाइडेंस है, और दूसरा ये आपको प्रोवाइड करता है ओबीडियंस, कि इसके आगे फिर आपको एब्सोल्यूट ओबीडियंस जो है वो मिल जाती है। फिर वो कहते हैं कि द स्टेट एज सच इज़ द नेचुरल रिजल्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ विच रिक्वायर्स एसोसिएशन, इज्तिमा एंड ऑर्गेनाइजेशन। फिर वो कहते हैं कि उन्होंने आगे कोट की हुई है कि ह्यूमन एसोसिएशन इज़ नेसेसरी। द फिलोसोफर एक्सप्रेसेस हिज दिस सेइंग दैट मैन man is a citizen by nature, comma close and all that good stuff. खैर मैं आप एक्सप्लेन करती हूँ ये क्या कह रहे हैं। बेसिकली जो इब्न खल्दून है, इन्होंने कहा है कि असाबिया गिव्स अस इट्स एम मुल्क और डोमिनियन ऑफ रूल। वो जो रूल जो है ना, वो जो डोमिनियन क्रिएट करनी है वो असाबिया के थ्रू आएगी। और वो कहते हैं कि जो ये शरिया होगा, इसके लिए वो आगे कहते हैं कि द इविल इंक्लिनेशन इन मैन वुड इनवाइटेबली लीड टू म्यूचुअल डिस्ट्रक्शन इफ़ देयर वाज नॉट अ यूनिवर्सली रिकॉग्नाइज्ड रिस्ट्रेनिंग अथॉरिटी। इस रिस्ट्रेनिंग अथॉरिटी को इब्न खल्दून ने अपनी बुक में वसी के नाम से लिखा है, WASI, वसी। ये वसी रिस्ट्रेनिंग अथॉरिटी है। अब वापस कोर्ट की तरफ आती हूँ कि रिकॉग्नाइज्ड रिस्ट्रेनिंग अथॉरिटी और सोसाइटी विच इज़ गिवन force by Sabiya. This restraining authority is called वसी, वजी और वहकीम। ओके, कहते हैं कि ये जो वसी है ये बेसिकली एक कॉन्सेप्ट है। इसके मुताबिक ये आपको खुलफा राशिदीन के ज़माने में इसने आपको सीधे राह पर चलने की ताकत दी है। इसने आपको बताया है कि आपने इविल इंक्लिनेशन जो है, जो ये जो बुरी लाइफ है, बुरी गलत एक्टिविटीज़ हैं, इससे अपने आप को कैसे बचाना है। सो वो कहते हैं कि शरिया के अंदर, शरिया की इम्प्लीमेंटेशन के अंदर वसी की जो नामी जो पावर है, रिस्ट्रेनिंग पावर है, ये स्ट्रॉन्ग थी और असाबिया ने स्ट्रेट क्रिएट की है। फिर वो कहते हैं कि अब वो रिलीजन की थोड़ी सी तारीफ़ करते हैं। वो कहते हैं कि रिलीजन प्लेज अ वाइटल रोल इन द एफिलिएशन ऑफ स्कैटर्ड ग्रुप्स ऑफ द सोसाइटी एंड द कंसेप्शन ऑफ अ ग्रुप माइंड डीपली डेवलप्स फॉर म्यूचुअल एग्जिस्टेंस एंड हेल्प। वो कहते हैं कि जो स्कैटर्ड ग्रुप्स होते हैं, असाबिया एक क्लैन तो क्रिएट कर देता है, एक ट्राइब तो क्रिएट कर देता है, लेकिन असाबिया उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है कि एक स्टेट कायम कर सके। सो इब्न खल्दून कहते हैं कि जो ये जो अभी भी आप देखते हैं कि पाकिस्तान की एग्जांपल ले लें कि पाकिस्तान के अंदर जितने प्रोविंसेस थे उतनी आइडेंटिटीज़ हैं।
बंगाल की अलग आइडेंटिटी थी, वो खैर से अब नया कंट्री बन गया है, पंजाब की अलग आइडेंटिटी है, हमारे दरम्यान में और कोई चीज़ कॉमन नहीं है। हाँ, किसी हद तक लोग कहते हैं कि उर्दू लैंग्वेज कॉमन थी, लेकिन वो भी कंट्रोवर्शियल इस तरह का आर्ग्यूमेंट है। लेकिन जिस चीज़ ने पाकिस्तान नामी स्टेट बनाई है वो रोल ऑफ रिलीजन है। रोल ऑफ रिलीजन पे ऐसा बाउंड था जिसने यूनिटी क्रिएट कर दी तमाम इन प्रोविंसेस में, वेस्टर्न इंडिया के प्रोविंसेस में, और यहाँ पे आज आप स्टेट देख रहे हैं। Same is the point of Ibn Khaldun. He said that it provides an affiliation to the scattered groups of society and the conception of group mind, जो होता है ना oneness की जो feeling है वो, and it deeply develops for mutual existence, के mutual existence के लिए और help के लिए ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। फिर वो कहते हैं कि it is natural that a religious mission cannot be achieved without the existence of a group mind among the missionaries। अब वो वापस असाबिया वाले पॉइंट की तरफ आ गए। वो कहते हैं ठीक है रिलीजन इंपॉर्टेंट है, लेकिन इस बात को भी नहीं भूलना चाहिए कि जो ग्रुप माइंड की ये जो फीलिंग है ये एग्जिस्ट नहीं कर सकती विदाउट असाबिया। ठीक है, फिर वो आगे कहते हैं, थोड़ी सी आगे स्टेट की अपनी वो डेफिनेशन वो उस तरह एक्सप्लेन करते हैं कि स्टेट जो है इट्स इस्टेब्लिश्ड और कॉन्क्वेस्ट, state comes into being through the establishment or conquest of cities by primitive people welded by together by solidarity and religion। Again वही दो चीज़ें जो mention की हैं। He said that aiming at the satisfaction of their natural desires and आगे वो कहते हैं actualization of their potentials and completion of their primitive culture। 3 reasons उन्होंने कहा स्टेट इसके लिए आती है came into being or existence। satisfaction of the natural desires of human beings, एक्चुअलाइजेशन ऑफ देयर पोटेंशियल्स कि वो कितना ज़्यादा अचीव कर सकते हैं, और थर्ड उन्होंने कहा है कि कंप्लीशन ऑफ द लाइफ यानी जो प्रिमिटिव कल्चर है उसकी इन्फोर्समेंट के लिए। ओके, फिर वो अब आगे आते हैं और कहते हैं कि वंस अ सिविलाइज्ड स्टेट कम्स इनटू बीइंग इट फॉलोज द नेचुरल एंड नेसेसरी लॉ ऑफ ग्रोथ, मैच्योरिटी एंड डिक्लाइन। मैं रिपीट कर रही हूँ, once a civilized state comes into being it follows the natural and necessary law of growth, maturity and decline period। ये 3 steps हैं जिनके अंदर ये 3 जो stages हैं इनके अंदर वो पूरी 4 generations का वो जो process है वो आ जाता है, और state इनके अंदर फिर मैं आगे चल के बताती हूँ कि वो किस तरह वो ये जो पीछे वाले 4 laws हैं ना 3 laws हैं इनके अंदर ही ये 3 stages आ जाते हैं, और किस तरह वो नॉन एग्जिस्टेंस हो जाती है, नई स्टेट बनती है नए सिरे से, और फिर ये रिसाइकलिंग का ये जो प्रोसेस है ये होना शुरू हो जाता है। ओके, लास्टली सेड दैट ओके पासिंग थ्रू 5 स्टेजेस एंड ऑल। ओके, अब यहाँ पे इसका काम तो ख़त्म हो गया। अब वापस आते हैं उसकी बुक की तरफ, मज़हरुल हक साहब की बुक की तरफ। अब मज़हरुल हक साहब की बुक के मुताबिक जो है वो थोड़ी इसने मुझसे सेंस बनानी शुरू की कि वो कहना क्या चाह रहे हैं। ही सेड दैट ये जो पहली स्टेट है खिलाफत की, खिलाफत आइडियल स्टेट उन्होंने इसको बोला है, ये खुलफाए राशिदीन के टाइम पे ख़त्म हो गई। ठीक है, और इसमें ही ज़्यादा सुप्रीम लॉ गिवर जो थे वो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। वो कहते हैं कि जो शरिया है इन्होंने उसके थोड़ा सा एक्सप्लेन किया है इसको। वो कहते हैं कि ये जो शरिया है ये इसलिए आपको नहीं दी गई है, लॉ गिवर यानी कि अल्लाह पाक ने आपको शरिया इसलिए नहीं दी है कि आपको नॉट टू फॉरबिड, ब्लेम और डिस्ट्रॉय, आपको मना करने के लिए, रोकने के लिए, आपको ख़त्म करने के लिए, किससे फॉरबिड बैड डिस्ट्रॉय अ मैंस डीड और फोर्सेस विच प्रोड्यूस दैम, ना आदमी के उन कामों को ना उन ज़रियों को जो उसको ये काम करने में इसकी मदद करते हैं, उसको पुश करते हैं। बट कहते हैं कि शरिया क्यों है, शरिया का एग्जिस्टेंस क्यों है, बट टू प्रोवाइड डायरेक्शन टुवर्ड्स एम्स ऑफ ट्रुथ। वो कहते हैं कि सच्चाई की तरफ इंसान को राह दिखाने के लिए शरिया को बनाया गया है, शरिया दी गई है आपको। और क्यों शरिया दी गई है, वो सच्चाई का रास्ता क्या है, वो कहते हैं कि इब्न खल्दून कहते हैं कि वो एक ही रास्ता है, और वो रास्ता है जो आपको सीधे अल्लाह की तरफ और द लाइफ हेयर आफ्टर उसकी तरफ लेके जाता है। फिर वो कहते हैं कि जो खिलाफत है ये 2 उसमें पार्ट में रही है। जो खिलाफा, जो पहली वाली खिलाफा जो आइडियल स्टेट है वो 2 पार्ट्स में रही है, शरिया एंड असाबिया। फिर वो कहते हैं कि असाबिया जो है इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ शरिया।
अब यहाँ पे वो उन्होंने एक कोट की हुई थी. ही सेड दैट, किधर गई, ये कोट, he said that, quote, if he, I mean the lawgiver, eliminated it, the asabiya, ये द लॉ गिवर और दी असाबिया जो है इनको आपने ब्रैकेट्स में लिखना है क्योंकि ये कोड का पार्ट नहीं है, लेकिन ये एक्सप्लेनेशन के लिए ज़रूरी है. एलिमिनेटेड इट, द लॉज वुड बिकम इनऑपरेटिव. इनऑपरेटिव वो है जो काबिल अमल ही नहीं, सिंस दे कैन ओनली फुली फंक्शन विद द हेल्प ऑफ असाबिया, अनकोट. सो वो कहते हैं कि जो शरिया है ये उस वक्त तक ही आप इम्प्लीमेंट कर सकेंगे. शरिया जो लॉ है वो जब तक असाबिया होगी, जब फीलिंग ऑफ वननेस होगी, जो जब ग्रुप्स बन टूट जाते हैं ना, जब वननेस ख़त्म हो जाती है, जब नेशनलिज्म जो है वो ख़त्म हो जाता है ना, तो फिर वो जो रिलीजन के जो रूल्स हैं वो नाफिज करना और लोगों को इसकी तरफ मजबूर कह लें या उनको इस तरफ लाना कि वो इसको ओबीडियंस को फॉलो कर सकें, वो नहीं करते. So Asabiya and Sharia were the major fundamentals for the खिलाफा और the ideal state. ओके जी, आगे आते हैं. वो कहते हैं कि ये जो खिलाफा थी इसके अंदर जो गवर्नमेंट थी उसको आप कहेंगे सियासत दुनिया, दीनिया, हाँ दीनिया ही है, ठीक है. सियासा SYIASAHDINIYA. तो ये तो पहली स्टेट जो है वो कंप्लीट हो गई. इसका आगे थोड़ा सा उन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है कि जो सियासत दीनिया थी ये तो चारों नास्तीन की तरफ टाइम पे ख़त्म हो गई. फिर जो आगे उमैय्यद और अब्बासिड्स की टाइम पीरियड पे थी, इन्होंने इसको बोला है कि ये सियासत अक़लिया थी. क्यों अक़लिया थी? वो कहते हैं कि ये रैशनल गवर्नमेंट थी और इसको इट वाज बेस्ड ऑन दी मुल्क और एब्सोल्यूट मोनार्की. वो कहते हैं कि ये उस पर बेस्ड थी क्योंकि इससे जो खिलाफत की जो 4 कैलिफ्स के साथ ना जो अथॉरिटी और आप कह लें जो इंस्पिरेशन और इन्फ्लुएंस जो था वो ख़त्म हो गया था. वो कहते हैं कि इट वाज इंफीरियर टू खिलाफत, सेकंड पे थी वो, बिकॉज yes it was not a khilafat in a true sense, but it did had this divinely guided state by the prophet और the supreme lawgiver. कहते हैं कि वो क्योंकि शरिया अभी भी थी इसलिए इसको आप सियासत अक़लिया कहेंगे, रैशनल गवर्नमेंट कहेंगे, और इसको आप इन अ सेंस एब्सोल्यूट मोनार्की कह लें, मुल्क इसको आप कह लें, वो बन जाएगी और ट्रू सेंस में खिलाफत नहीं रहेगी. देन ही सेड दैट बिकॉज सुप्रीम गुड जो है वो ये मुल्क जो है वो आपको उसकी तरफ लेके जाता है. सुप्रीम गुड मैन कैन अटेन इन डिवाइनली गाइडेड स्टेट विच इन हिज हैप्पीनेस इज हेयर आफ्टर. सुप्रीम गुड वो जो है वो प्योर फॉर्म में खिलाफा की में एक ह्यूमन बीइंग जो है वो अचीव करता है. और सुप्रीम गुड कैसे अटेन होगा? जब वो उसको डिवाइनली गाइडेड स्टेट जो है उसमें वो रहेगा और उसकी जो लॉज हैं वो फॉलो करेगा, जिसके थ्रू उसको वो वसी नामी पावर भी मिलेगी. ओके, थर्ड वन इज़ अब उस हाँ सियासत अक़लिया, इसको आप गवर्नमेंट कह लें, मुल्क कह लें, एब्सोल्यूट मोनार्की कह लें, ये है. अब जो सेकंड इसमें वो जो टाइप पहले बयान हुई थी वो थी मुल्क अंडर शरिया. जो मुल्क अंडर शरिया है ये जना जो मुल्क अंडर शरिया है जैसे कि इन विच खिलाफत इज़, थोड़ी सी यहाँ पे एक वो हो गई है, मिस्टेक हो गई है, उसको मैं करेक्ट कर दूँ. अभी जो मुल्क अंडर सियासत अक़लिया है वो प्योरली एब्सोल्यूट मोनार्की है और प्योरली एक मुल्क है, एक स्टेट है, उसमें शरिया नहीं है. आई एम सॉरी, वो मेरी थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो गई, वो सेकंड स्टेप के साथ हो गई थी. ठीक है, जो मुल्क अंडर सियासत अक़लिया है वो रैशनल बेस्ड गवर्नमेंट है, उसमें रिलीजन का कोई वो इस तरह रोल नहीं है. रिलीजन को सिर्फ एज अ नाम वो यूज़ करते हैं नॉमिनली. लेकिन जो सेकंड स्टेप है
मुल्क अंडर शरिया है, ये वो है गवर्नमेंट है जो उमैय्यद्स ने और अब्बासिड्स ने अपने टाइम पीरियड में रखी। अल्लो वो प्रॉपरली उस तरह उन्हें ट्रू सेंस वो एक कैलिफेट और एक खिलाफत का निज़ाम नहीं था, लेकिन उन्होंने शरिया का नफाज रखा। ठीक है। और ये जो थर्ड वन है खिलाफत अंडर अकलिया, इसमें ये ऐसी स्टेट है जो बिल्कुल इब्न खल्दून के उस कहते हैं कि वो जो लास्ट वाला स्टेप है ना उस पर ये चली जाती है। इसमें जो रूलर्स होते हैं ये लग्जरी और इस चीज़ों में इन्वॉल्व रहते हैं। उसकी तरफ आती हूँ, पहले ये थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर लूँ। हाँ, जो अब मैं इसको बताती हूँ कि जो मुल्क अंडर शरिया है ये ऐसी स्टेट है जिसमें वो इब्न खल्दून कहते हैं कि आउटवर्ड जो है वो तो प्रिजर्व रख लिया, लेकिन इनवर्ड जो है वो टोटली चेंज हो गया सिस्टम। ठीक है। इसमें वो कहते हैं कि जो एग्जांपल्स थी उन्होंने दी हैं, वो कहते हैं कि वो मुआविया, मरवान एंड हिज सन अब्दुल मालिक, ये इनकी गवर्नमेंट जो थी ये अभी भी ये सेकंड वेस्ट है, मुल्क अंडर शरिया है, इसके अंदर वो आती हैं। बट अर्ली डेज ऑफ एंड आल्सो अर्ली डेज ऑफ अब्बासिड कैलिफ्स अप टू द पीरियड ऑफ हारून रशीद एंड हिज सन्स, ये वो गवर्नमेंट थी जो स्टेट जो निज़ाम था, जो इस्लामिक स्टेट थी जो मुल्क अंडर शरिया में आता था। जो सेकंड बेस्ट चीज़ को आप कह लें वो था, क्योंकि इसमें इनवर्ड तो चेंजेस हुए हैं, बहुत चेंजेस हुए हैं, लेकिन शरिया का जो कानून था वो अभी तक उसका नफाज हुआ था, वो अभी तक प्लेस था। ओके। फिर वो कहते हैं कि खिलाफत जो है वो इसमें सिर्फ नाम की रह गई है और ये सेकंड बेस्ट है। और क्योंकि वो अभी भी डिवाइनली प्रोमलगेटेड शरिया के थ्रू चल रहा है। फिर वो कहते हैं कि जो असाबिया है वो कहते हैं कि यहाँ तक कैसे पहुँचा। वो कहते हैं कि इब्न खल्दून ने एक्सप्लेन किया है कि ये जो मुल्क अंडर शरिया की जो चेंजेस आए हैं, पहला वाला था कैलिफेट, दूसरा है मुल्क अंडर शरिया, तीसरा है मुल्क अंडर सियासा या खलिया। वो कहते हैं कि जो चेंजेस आए हैं ये भी असाबिया की वजह से आए हैं। पहला रीज़न जो है वो असाबिया है, जो सोलिडारिटी और लॉयल्टी है क्लैन के साथ, ट्राइब के साथ, उसने फोर्स किया है मुसलमानों को, पुश किया है किसकी तरफ, एब्सोल्यूट मोनार्की की तरफ। ठीक है। फिर वो दूसरी रीज़न देते हैं कि जो कैलिफेट्स थे, जो खुलफाए राशिदीन थे, ऑर्थोडॉक्स कैलिफ्स थे, उनके टाइम पीरियड में एक चीज़ नहीं थी और वो थी अर्बन लाइफ। वो कहते हैं कि जब ह्यूमन बींग्स जो मुसलमान थे, इन्होंने जब अर्बन लाइफ एक्सपीरियंस की तो वो खुद ब खुद पुश हो गए शरिया से एब्सोल्यूट मोनार्की की तरफ। फिर वो कहते हैं कि उसके बाद एक मिनट, ये सेकंड बेस्ट है और डिसअपीयर्ड। ओके ठीक है। ये मैंने पहले भी बताया कि जो खिलाफत मुल्क अंडर शरिया है इसमें इसने जो वसी और जो रिस्ट्रेनिंग पावर थी वो वैंक्यूश हो रही थी, वो ख़त्म हो रही थी। और वो क्या कहते हैं कि ये जो वसी है, जो रिस्ट्रेनिंग पावर अथॉरिटी है, ये it checked men from violent and destructive ways of living and his life or activities, and it was no longer inside the man as it was the case under the खिलाफत। So human beings जो था, जो मुसलमान थे, वो उनकी जो मॉरल पावर थी उनको जो बुराई की तरफ जाने से रोक रही थी वो ख़त्म हो चुकी थी। अब आ जाते हैं थर्ड, मुल्क अंडर सियासा या खलिया। ये वो इब्न खल्दून कहते हैं कि ये वो स्टेट है जो जिस प्योर मोनार्की और एब्सोल्यूट मोनार्की है और पॉलिटिकल लॉज जो है वो एग्जिस्ट कर रहे हैं, शरिया का निज़ाम बिल्कुल भी नहीं है। और इसके ऊपर वो कहते हैं कि कवानीन जो है वो सियासा हैं, सियासा मीन्स के पॉलिटिकल रूल्स हैं, पॉलिटिकल लॉज हैं। उसके बाद वो कहते हैं कि इसकी जो एग्जांपल इब्न खल्दून ने दी है वो एंशियन पर्शियन और पर्शिया की जो एम्पायर थी उनकी दी है, कि वो जो थी वो ऐसी स्टेट थी। और उसके बाद वो कहते हैं कि ये एक, अब यहाँ पे एक जो लाइन है ना ये बड़े मज़े की है। ये मौदूदी के जो हम पॉलिटिकल थॉट पढ़ेंगे ना उसमें भी ये पॉइंट है। मौदूदी ने एक पॉइंट कहा था कि मौदूदी की जो खिलाफत थी पाकिस्तान की हुकूमत, पाकिस्तान के बनने के इसके अगेंस्ट, वो ये थी कि मौदूदी ने कहा था कि आप हमें ये कह रहे हैं कि ये एक इस्लामी रियासत होगी। इस्लामी रियासत का सरबराह कभी भी एक ऐसा इंसान नहीं हो सकता जिसके पास शरिया का फ़िक़्ह का इल्म ही ना हो, क्योंकि ये रियासत ऐसे लोग बना रहे हैं और ऐसे निज़ाम पे ये बनेगी जो कि पॉलिटिकल होगा प्योरली और इस तरह एम होगा। इसकी वजह से इसको आप मुस्लिम रियासत कहें, मुस्लिम स्टेट कहें, इसको आप इस्लामिक स्टेट ना कहें।
सेम इब्न खुल्दून ने भी यहाँ पे ये पॉइंट दिया है कि मुल्क अंडर शरिया या कलिया एंड कवानीन सियासत के अंदर जो स्टेट होगी वो एक इस्लामिक स्टेट नहीं है, वो एक मुस्लिम स्टेट है, एक मुस्लिम रियासत है वो। ही सेड दैट द अथॉरिटी ऑफ द इन दैट स्टेट। अब इसकी सिमिलैरिटी आप देखें इसके साथ, ये जो फोर्थ पॉइंट है ना, ये मुझे भी थोड़ा अच्छा लगा है, मज़े का लगा है। और इसकी सिमिलैरिटी देखिए मौदूदी की थ्योरी की तरफ। मौदूदी ने भी यही कहा था कि इस तरह की रियासत में उलमा को आप इख्तियार नहीं देते। और इब्न खुल्दून भी यहाँ पे कहते हैं कि द अथॉरिटी ऑफ द उलमा टू इंटरप्रेट द लॉ और द शरिया इट हैड सीज्ड, or rather it was confined to the duties of the judge or qazi and the fatwa of the muftis or consult। उलमा से आपने फतवा जारी करने की पावर जो है वो छीन ली है। पाकिस्तान में उलमा का जो फतवा है वो उसी वक्त वो दे सकते हैं जब वो उनके इस्लामी नज़रियाती काउंसिल के पास आप इशू भेजें, और वो इस तरह के मामलात में यस हम उनके सजेशन लेने के बाउंड हैं, बट उनके सजेशन आप अप्लाई करने पे बाउंड नहीं हैं। लियाकत अली ख़ान ने वो फार्मूला अबॉलिश कर दिया था ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में, और क्योंकि उन्हें डर था कि ये प्योर एक थियोक्रेटिक स्टेट बन जाएगी। और उसके बाद इसकी वजह से इब्न खुल्दून ने भी यहाँ पे कहा है कि उलमा के पास जो पावर आ जाती है फतवा तो वो दे नहीं सकते, और अगर वो जो उनकी ड्यूटीज़ जो हैं वो सिर्फ इस हद तक महदूद हो जाती हैं कि वो जज के मुतल्लिक, काजी के मुतल्लिक, फतवे के मुतल्लिक और मुफ्तियों की और ज्यूरिस्ट की उनके मामलात पे जो उनको सजेशंस दिए जा रहे हैं वो उनको अपनी राय दें, ठीक है। फिर वो ही सेड इब्न खुल्दून सेड दैट मुल्क और मनारकी केम इनटू बीइंग बाय द फोर्स ऑफ असाबिया। और कैसे वो आई है? हु सेड दैट क्योंकि ये प्रोसेस चला ही इसके थ्रू था। फिर असाबिया ने एक स्टेट और एक रियासत बनाई थी, बट आफ्टर 2 generations द असाबिया ऑफ द फाउंडिंग क्लैंस एंड ट्राइब्स ऑफ द रूलिंग डायनेस्टी वैनिश्ड and its political authority or power was now based only on force of the sword, which the ruler could wield through his paid troops, which are maintained by imposing taxes or subjects। इस पूरे पैराग्राफ में वो ये कह रहा है कि शुरू में तो ये यूनाइट इसलिए हुए कि बाउंड थे, नेशनलिज्म था, लेकिन जब 2 generations गुजर गई, जनरेशन आप कह लें 50 साल, 2 generations, उसके बाद जो असल एसेंस था वो ख़त्म हो गया, और उसने जो फोर्स थी वो जो निज़ाम कायम रखना था, वो जो एसेंस थी, जो सोलिडारिटी थी, असाबिया था, वो ख़त्म हो गया। और उन्होंने इसको कैसे अब मेंटेन रखा निज़ाम को? जो रूलर था उसने बाय फोर्स निज़ाम को कायम रखा, तलवार की ज़ोर पे। और तलवार के ज़ोर पे कैसे? कि उसने वो जो तलवार जो पेड सोल्जर्स थे उनके थ्रू लोगों को डराए रखा, और इस तरह। और वो कैसे मेंटेन किए? लोगों के ऊपर टैक्स इम्पोज किए, और टैक्सेस से उनको सैलरीज पे की, ठीक है। अब उन्होंने कहा कि अब क्योंकि जुल्म ज़्यादती बढ़ गई थी, और जो रूलर था वो 4th जनरेशन, जो ये तो उन्होंने 2 जनरेशन का बताया, अब वो आगे 4th जनरेशन की तरफ। 4th जनरेशन में वो कहते हैं कि द साइकिल ऑफ द रूलिंग डायनेस्टी जो था वो इतना ऑप्रेसिव था और लग्जरी लविंग था कि लोग उनको डिटेस्ट करना शुरू हो गए थे, नफ़रत करना शुरू हो गए थे। लोग फील कर रहे थे कि हम लोग ऑप्रेस्ड हैं। फिर क्या हुआ कि अचानक से एक नोमैडिक चीफ उठा। अब ये जो एग्जांपल है ना, इसको मैं कोट करूँगी ऑटोमन एम्पायर की तरफ। यहाँ पे एग्जांपल ये है कि ऑटोमन एम्पायर जिस टाइम बनी, ऑटोमन एम्पायर के जो अर्तुगरुल थे वो एक नोमैडिक चीफ थे। ये अपनी जान बचाते हुए क्रॉस करके वो दरिया जो है वो उधर अपनी जान बचाने के लिए वहाँ पे रुके, और उस टाइम टर्की के ऊपर आगे ममलूक्स की या इस तरह इनमें से किसी की हुकूमत थी, और वो इतने मतलब इतनी वीक हो चुके थे, कुछ अटैक्स जो थे मंगोल्स की वजह से और इन चीज़ों की वजह से, और कुछ अपनी लेजिटिमेसी वो खो चुके थे। ऑटोमन के जो अर्तुगरुल थे, इन्होंने एक ट्राइब पहले इन्होंने स्ट्रॉन्ग किया, वॉर्स लड़ना शुरू की, और आहिस्ता आहिस्ता एरियाज़ कवर करना शुरू किए। जब कंकर करते गए उसके बाद इन्होंने इनको फिर कुछ टाइम के बाद जो खलीफा की इमामत की वो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, जो एजाज़ था, वो भी शिफ्ट हो गया। सो उन्होंने वो अब नोमैडिक, वो इब्न खुल्दून कहते हैं कि एक नोमैडिक चीफ था, हु वाज सपोर्टेड बाय असाबिया ऑफ हिज ट्राइब, सक्सीडेड इन डिफीटिंग एंड क्रशिंग द डीजेनरेट डायनेस्टी। और वो डायनेस्टी जो बस मर ही रही थी, और एंड एस्टैब्लिश अ न्यू डायनेस्टी एंड मोनार्की ऑन इट्स ऑन। इस
टर्क्स ने जो थे, जो ऑटोमन एम्पायर थे, उस्मानिया खिलाफत थी, वो इसी तरह एक निज़ाम कायम हुआ फिर, और ये दोबारा वो सिस्टम चलना शुरू हो गया। और वो कहते हैं कि स्टिल जो स्ट्रॉन्ग असाबिया है और ग्रुप सॉलिडारिटी है वो मेंटेन्स करता है इन मेन लाइज द करेक्टर ऑफ अ स्टेट एंड ऑल दिस। ओके, सो यहाँ पे मेरा आज का लेक्चर कंप्लीट हो गया। अगर आप लोगों में से किसी को भी कुछ क्वेश्चन करना है, कुछ भी प्रॉब्लम है, आप अभी भी पूछ सकते हैं, और या फिर आप मुझे बाद में मैसेज भी सेंड कर सकते हैं। मैं टाइम पे रिस्पॉन्स करने की पूरी कोशिश करूँ।